नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताएंगे ईरान के उस त्रिकाल के बारे में जो अमेरिकी हथियारों का काल बना हुआ है, अमेरिका का काल बना हुआ है। मिडिल ईस्ट और खाड़ी में समंदर की पानी नीले की जगह लाल हो चुका है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसने सुपर पावर वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। दावा है कि ईरान ने होर्मुज की खाड़ी में अपना वो गुप्त त्रिकाल उतार दिया है जो अमेरिकी युद्धपोत और आलीशान एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पलक झपकते ही समंदर में कब्रगाह बना सकता है। आसमान की नहीं, इस बार लड़ाई पानी के भीतर की है। होर्मुज के पास गल्फ ऑफ ओमान में और पर्शियन गल्फ में जो जीतेगा वही इस इलाके में राज करेगा, और इसलिए ईरान ने समंदर की गहराइयों में ऐसे त्रिकाल को उतारा है जो बिना किसी आहट के, बिना किसी शोर शराबे के अमेरिकी बेड़े को समंदर में डुबो देने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। गल्फ ऑफ ओमान से अमेरिका आगे नहीं बढ़ पा रहा है, होर्मुज की तरफ नहीं जा पा रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि ईरान के त्रिकाल से सामना कर पाना बहुत मुश्किल है। और इसलिए सर्वे भी सामने आ रहे हैं। अमेरिका की ये बेबसी, अमेरिका की ये लाचारी अमेरिका के भीतर बगावत शुरू कर रही है। अमेरिका के अंदर हुए सर्वे बता रहे हैं कि आधे से ज्यादा अमेरिकी अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े हो गए। क्रूड ऑयल भी $100 पर बैरल के पार जाकर अमेरिकी जनता की जेबें जला रहा है। तो क्या ये ईरान का जल दैत्य अमेरिका के घमंड को चकनाचूर कर देगा? और क्या है इस त्रिकाल का रहस्य जिससे अमेरिकी सेना थर-थर कांप रही है? डोनाल्ड ट्रंप भी आगे बढ़ने से कतरा रहे हैं। दिखाएंगे आपको डिटेल से खबर, बताएंगे आपको ईरान की इस ताकत के बारे में। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की जंग में, जहां दुनिया दोनों देशों के बीच शांति समझौते की उम्मीद कर रही है, लेकिन ईरान का बदलापुर शुरू हो चुका है। पिछले 48 घंटों में वो हुआ है जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बार बार वर्ल्ड नाउ में बताया कि सीजफायर चंद घंटों का मेहमान है और उसके बाद दोनों ताकतें एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा हो जाएंगी, और हो भी यही रहा है। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक बारूद की गंध फैल चुकी है। पिछले 2 दिन के भीतर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू किए हैं, जिससे पूरा इलाका दहल गया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इधर अमेरिका ने मिसाइल दागी तो ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिकी सेना के एक बहुत बड़े और खास एयरबेस को ड्रोन और मिसाइलों से भर दिया। लाखों डॉलर के अमेरिकी सैन्य उपकरण जलकर खाक हो चुके हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का भी एक बड़ा और बेहद आक्रामक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम फिर से युद्ध में जा रहे हैं। तो आखिर शांति की टेबल पर बैठी इन दोनों ताकतों के बीच अचानक ऐसा क्या हुआ कि बात मिसाइल, ड्रोन और अटैक तक आ गई? क्यों दोनों देश एक दूसरे के खून के लिए आमादा हैं? बताएंगे पूरी कहानी वर्ल्ड नाउ में। इसके बाद हम बातचीत करेंगे एक ऐसी स्टोरी के बारे में जिसके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो सकता है आप में से कई लोग इस बात को जानते हो। क्या आपको ईरान का इतिहास पता है? हम आपको बताएंगे कि बंदूक, मिसाइल और बारूद की इस लड़ाई में ईरान का इतिहास कुछ और ही कहानी सुना रहा है। कहते हैं ईरान वो जमीन है जहां दुनिया के बड़े बड़े सुरमाओं का घमंड मिट्टी में मिल गया। आज की तारीख में अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग को पूरी दुनिया देख तो रही है, लेकिन आज हम आपको ईरान का वो हिला देने वाला इतिहास बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद शायद व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के भी पसीने छूट जाएं। इतिहास गवाह है कि ईरान और होर्मुज की खाड़ी दुनिया का वो अजयी कब्रिस्तान है जहां जो भी विजेता बनकर घुसा वो अंत में बुरी तरह परास्त होकर बाहर निकला। सोचिए कि जब पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने वाला विश्व विजेता सिकंदर और इंसानी इतिहास का सबसे क्रूर हत्यारा चंगेज खान भी ईरान के भूगोल, उसकी ताकत और उसके विरासत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए, तो आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप की बिसात ही क्या है? आखिर ईरान के पहाड़ों, रेगिस्तान और उसके सीने में दफन वो कौन सी ताकत है जो दुनिया की किसी भी ताकत को परास्त करने की ताकत रखती है और दुनिया के किसी भी तानाशाह को अंदर से तोड़ देने की ताकत रखती है? पुर्तगाल से लेकर ब्रिटेन तक और चंगेज खां से लेकर CIA के गुप्त ऑपरेशन तक, आखिर क्यों ईरान को जीतना नामुमकिन है? महायुद्ध के बीच इतिहास की सबसे बड़े, सबसे दिलचस्प और खौफनाक कहानी हम आपको आज सुनाएंगे
वर्ल्ड नाउ में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए, अमेरिकी युद्धपोत को होर्मुज में डुबाने के लिए, गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी जहाजों का कब्रिस्तान बनाने के लिए ईरान ने उतार दिया है त्रिकाल। और इस त्रिकाल का मकसद सिर्फ एक है, अमेरिका के जहाजों को, अमेरिका की ताकत को, अमेरिका की नेवी को गल्फ ऑफ ओमान में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देना। कहते हैं इसलिए इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप गल्फ ऑफ ओमान से आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि सामने त्रिकाल खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अगर वो आगे गए तो वहां एयरक्राफ्ट कैरियर छोड़िए, जितने भी डिस्ट्रॉयर्स और जहाज हैं वो सब डूबेंगे एक एक करके। और इसी दहशत की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत दूर खड़े हैं और चोरी छिपे हमला कर रहे हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से इस त्रिकाल के बारे में और स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले एक एआई तस्वीर के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बना सकता है ईरानी त्रिकाल। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आप एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन यह एयरक्राफ्ट कैरियर अगर त्रिकाल के निशाने पर आ गया तो इसे डुबोया जा सकता है। और अगर एक युद्धपोत डूबा, अमेरिकी युद्धपोत, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कहीं के नहीं रहेंगे। अमेरिकी युद्धपोत त्रिकाल के निशाने पर है। ईरान के जिस त्रिकाल से अमेरिकी सेना को डर लग रहा है उसके बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे, एक एक करके उसकी ताकत बताएंगे, टेक्नोलॉजी बताएंगे। लेकिन गल्फ ऑफ ओमान से आगे नहीं बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह है यह ताकत। ईरान ने अपनी नौसैनिक ताकत को बढ़ाते हुए फारस की खाड़ी और होर्मुज में अजदर, नरवाल और एक्वेटिक फैंटम जैसे कई खतरनाक स्टेल्थ अंडर वाटर ड्रोन उतार दिए हैं। ये आसमान में नहीं उड़ते हैं, ये समंदर की गहराई में चलते हैं, वो भी बगैर शोर शराबे के, बगैर किसी तरह का हंगामा किए हुए। कैसे इसके जरिए समंदर में खड़े युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया जा सकता है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर लेकर आइए। हमने एआई जनरेटेड एक तस्वीर बनाई है जिसमें ईरानी ड्रोन्स पानी के अंदर कैसे चलते हैं उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यह वो तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसे कहा जा रहा है कि ईरानी ड्रोन अगर पानी के अंदर चलते हैं तो अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया जा सकता है। ये वो ड्रोन्स हैं जो होर्मुज की खाड़ी के नीचे तैनात हैं, जिसे ईरान ने तैयार किया है। ईरान ने अमेरिका की घेरेबंदी के लिए सैकड़ों की संख्या में इन ड्रोन्स को तैनात किया है और अमेरिका के 20 से ज्यादा जहाज इस इलाके में तैनात हैं। इसके अलावा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड है। यानी समंदर में अमेरिका को ईरान से कहीं गुना ज्यादा खतरा है। और यही वजह है कि समंदर में अमेरिका होर्मुज से सैकड़ों किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ ओमान में नेवल ब्लॉकेड डालकर बैठा हुआ है। वो होर्मुज के करीब नहीं जाना चाहता है और ना ही उसकी नेवी जाना चाहती है। अब इस त्रिकाल की ताकत समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अजदर अंडर वाटर ड्रोन के बारे में। क्या है इस ड्रोन की ताकत? अजदर लिथियम बैटरी से चलने वाला एक अंडर वाटर स्टेल्थ ड्रोन है, यानी कि इसको रेडार से पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। यह मानव रहित पानी के अंदर चलने वाला UUV है। यह बेहद शांत ऑपरेट करता है, शोर नहीं करता, इससे दुश्मनों को पता नहीं चल पाता है। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को चुपचाप निशाना बनाने में सक्षम है। अजदर एक आधुनिक अंडर वाटर ड्रोन माना जाता है। यह बिना चालक के पानी के भीतर लंबी दूरी तक ऑपरेट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टेल्थ पावर है। दुश्मन के सोनार में यह पता नहीं चलता। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें विस्फोटक ले जाने की बेपनाह ताकत है। दुश्मन के बंदरगाहों, नौसैनिक ठिकानों, एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बी सब पर मिशन कर सकता है। अंडर वाटर ड्रोन लंबे समय तक पानी के भीतर एक जगह शांत बैठा रह सकता है। दुश्मन के जहाजों की गतिविधियों की लाइव जानकारी भी भेजता है, यानी कि सर्विलांस भी करता है। आधुनिक नौसैनिक युद्ध में ऐसे ड्रोन्स को गेम चेंजर माना जा रहा है और इसका काट अमेरिका के पास नहीं है, इसका तोड़ नहीं है अमेरिका के पास। और यही वजह है अमेरिका जो है वो होर्मुज से और पर्शियन गल्फ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। समुद्री युद्ध में मानव जोखिम को कम करता है, लेकिन इसमें कोई सैनिक बैठा हुआ नहीं होता है। अजदर जैसे अंडर वाटर ड्रोन भविष्य की नौसैनिक रणनीति के लिए बेहद अहम हथियार है। कहते हैं ईरान इसे होर्मुज और उसके आसपास के इलाके में तैनात करके चुपचाप बैठा हुआ है। इससे वो सर्विलांस भी कर रहा है, यानी नजर सिर्फ ऊपर नहीं है ईरान की,
ईरान ने ऐसे ड्रोन्स लगाए हैं पानी के नीचे जिससे वो समंदर के अंदर की गतिविधियों को भी इंटरसेप्ट कर रहा है, सर्वेलांस कर रहा है, निगरानी कर रहा है और सारी जानकारी IRGC के कमांड सेंटर में पहुंचाई जा रही है। अगर ईरान ने इसके जरिए निशाना बनाया तो अमेरिकी युद्धपोत की स्थिति क्या हो सकती है, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। अमेरिकी युद्धपोत इस इलाके में मार गिराए जा सकते हैं। इसके वार से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सैकड़ों की संख्या में ये ड्रोन्स अटैक करते हैं और उसके बाद इन ड्रोन्स के निशाने से बच निकल पाना बहुत मुश्किल है। अब आप एक और ड्रोन के बारे में जान लीजिए। ईरान ने एक और ड्रोन विकसित की है जिसका नाम है नरवाल। यह एक ऑटोनोमस अंडर वाटर ड्रोन है जिसे मुख्य रूप से होर्मुज जैसे स्ट्रेटेजिक रूट पर नौसैनिक युद्ध की रणनीति को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अपनी स्टेल्थ ताकत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चुपचाप हमलों को अंजाम देने में सक्षम है। नरवाल AI पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन 300 मीटर की गहराई में गोता लगा सकता है। यानी अगर दुश्मन समंदर के 300 मीटर नीचे हो, अगर कोई परमाणु पनडुब्बी भी हो या कोई नॉर्मल पनडुब्बी भी हो, तो यह ड्रोन 300 मीटर समंदर की गहराई में ऑपरेट करता है और न सिर्फ ऑपरेट करता है बल्कि घात लगाकर हमला भी कर सकता है। इस ड्रोन की ताकत क्या है, एक नजर डालते हैं नरवाल ड्रोन किस तरह से ऑपरेट करता है। नरवाल अंडर वाटर ड्रोन चुपके से वार करता है। यह ड्रोन लिथियम आयन बैटरी से चलता है। नरवाल अंडर वाटर ड्रोन में शोर लगभग ना के बराबर है। यह दुश्मन के डिस्ट्रॉयर, मिलिट्री जहाज, परमाणु पनडुब्बी, न्यूक्लियर पनडुब्बी सबको निशाना बनाने की ताकत रखता है। यह ड्रोन रेडार की नजर से चुपके से बचते हुए युद्धपोतों के पास पहुंचता है और लगभग 300 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकता है। अब 300 मीटर गहराई का अंदाजा लगाइए कि इस ड्रोन को बगैर किसी नौसैनिक के 300 मीटर की गहराई से ईरान ऑपरेट कर रहा है और समंदर के नीचे घंटों तक घात लगाकर यह ड्रोन बैठा रह सकता है। यानी ईरान के ये ड्रोन्स काफी खतरनाक हैं। एक और ड्रोन के बारे में आप जान लीजिए, एक्वेटिक फैंटम, जो कि ईरान की नौसेना के द्वारा विकसित और एक बहुत ही हाई टेक अंडर वाटर सुसाइडल ड्रोन है। इस घातक हथियार की जो मुख्य ताकत है वो इसकी बेहतरीन स्टेल्थ तकनीक है और यह ड्रोन भी समंदर की 200 मीटर गहराई तक गोता लगाने की ताकत रखता है और भारी युद्धपोतों को बड़े से बड़े नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है। एक्वेटिक फैंटम अंडर वाटर ड्रोन की ताकत क्या है? अमेरिका के अंदर खौफ क्यों है होर्मुज में? वो क्यों नहीं होर्मुज खुलवा पा रहा? इस सवाल का जवाब आप लोग लगातार जानना चाह रहे थे, उसका जवाब देख लीजिए। एक और ड्रोन एक्वेटिक फैंटम में डिटेक्ट ना होने की क्षमता है, यानी ये भी गुपचुप तरीके से हमला करने वाला ड्रोन है। दुश्मन के लिए इसको ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। ये सोनार से नहीं पकड़े जा सकते हैं। ये ड्रोन पानी के अंदर 200 मीटर की गहराई तक ऑपरेट करता है। एक बार में 24 घंटे तक पानी के भीतर सक्रिय रह सकता है। यह सुसाइड या अटैक ड्रोन, सुसाइडल ड्रोन भी इसे कहा जाता है। पानी के नीचे छिपकर दुश्मनों को निशाना बनाता है। यह सबमरीन, फ्रिगेट, जहाजों से टकराकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है और ईरान ने इसे भी होर्मुज की तलहटी में तैनात किया हुआ है। तो होर्मुज के नीचे सी माइंस हैं जिससे घबराहट अमेरिका को है और इसके अलावा अंडर वाटर ड्रोन्स भी मौजूद हैं जिनके नाम हमने आपको बताए। ये बहुत खतरनाक हैं और ये बात अमेरिका अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए अमेरिका चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपको पता है कि अमेरिका ने जो नेवल ब्लॉकेट लगाया है वो गल्फ ऑफ ओमान के बाहर अरेबियन सी के करीब लगाया है, जो होर्मुज से सैकड़ों किलोमीटर दूर है और वो उन ड्रोन्स के जद में नहीं। जैसे ही अमेरिका इन युद्धपोतों को लेकर आगे बढ़ेगा, इन ड्रोन्स का अटैक होगा और अगर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम के जरिए इसे रोकने की कोशिश भी हुई तो वो 1, 2, 3, 4, 5 की संख्या में इन ड्रोन्स को रोक सकते हैं। लेकिन चूंकि ये स्वयं अटैक होता है, झुंड में हमला करते हैं, तो इनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो साफ है कि ईरान ने होर्मुज में अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात किया हुआ है, सी माइंस भी लगाया हुआ है। दूसरी ओर ईरान ने हूट सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो भी एक्टिव कर दिया है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हूट की तस्वीर आप देख रहे हैं, अब जरा फुल स्क्रीन आप इसको देखिए। कहते हैं ये अंडर वाटर मिसाइल, ये ब्रह्मोस जैसा घातक है। हूट पानी के अंदर बहुत तेजी से वार करने वाला एक घातक
सुपर कैविटेशन टॉर्पीडो है जिसे ईरान की नेवी ने विकसित किया है। पानी के भीतर जहाजों और पनडुब्बियों को पलक झपकते ही तबाह कर देने की ताकत इसे ईरान का मुख्य गुप्त सैन्य हथियार बनाता है। पारंपरिक टॉर्पीडो पानी के दबाव की वजह से धीमे हो जाते हैं, लेकिन हूट ऐसा नहीं है। हूट क्या करता है? हूट अपने आगे गैस का एक बुलबुला बनाता है जिससे आगे पानी हल्का हो जाता है और उसमें पानी के प्रतिरोध की क्षमता खत्म होते ही यह तेजी से भागता है और हवा की गति को अचीव करने की ताकत रखता है। ईरान ने एक तरह से अंडर वाटर चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। ईरान चाहता है अमेरिका मिडिल ईस्ट से, गल्फ ऑफ ओमान से आगे तो बढ़े एक बार, और यही वजह है कि IRGC और मुश्तबा खामनेई बार बार यह कह रहे हैं कि अमेरिका में हिम्मत है तो वो होर्मुज तक आए, अपनी जहाजों को लेकर, अपने शिप्स को लेकर, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर। फिर देखेंगे किसमें कितनी ताकत है और कौन जंग में कितने दिन टिकता है। अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, इसके लिए अमेरिका ने इसका तोड़ निकाला और वो जाकर गल्फ ऑफ ओमान में बैठ गया, क्योंकि जानता था अमेरिका कि वो सिमेट्रिक वॉरफेयर में ईरान का मुकाबला नहीं कर पाएगा और ईरान के पास हर वो साजो सामान है जिससे वो दरकिनार कर सकता है अमेरिकी शिप्स को, जमींदोज कर सकता है, समंदर में डुबो सकता है। इसी वजह से होर्मुज से गुजरने से अमेरिका थर-थर कांप रहा है। अब इस हूट के बारे में जान लीजिए। इसकी ताकत 360 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है हूट की पानी के अंदर। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? तेज रफ्तार से दुश्मन के जहाजों पर हमला कर सकता है और ये जो रफ्तार है, इस रफ्तार पर किसी भी सोनार में आज की तारीख में ताकत नहीं है कि इस रफ्तार को डिटेक्ट करके और अलर्ट कर दे किसी भी शिप को। इसके अलावा हूट में 200 किलोग्राम हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगा होता है। होर्मुज के इलाके में ईरान ने इस हूट की भी तैनाती की है और इससे अमेरिकी युद्धपोतों को सबसे बड़ा खतरा है। और इन सब के बीच आपको याद होगा कि ईरान ने होर्मुज के इलाके में सी माइंस भी लगा रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसी वजह से कमर्शियल जहाज भी नहीं गुजर पा रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा ईरान ने एक रूट दिया है कि आप इस रूट से जाइए विद परमिशन ऑफ IRGC। यानी समंदर में ईरान की प्लानिंग आज की तारीख में अमेरिका के लिए वो चक्रव्यूह है जिसके अंदर तो अमेरिका जा सकता है लेकिन वहां से बाहर नहीं निकल सकता है। उधर आसमान में उड़ने वाले फाइटर जेट्स को जमीन पर लाने की तकनीक ईरान ने पहले ही दुनिया को दिखा दी है। अब तक 44 जहाजों को जमींदोज कर चुका है और अमेरिका का यही डर कि कहीं युद्ध करने गए तो फिर से अरबों डॉलर का नुकसान ना हो जाए, फजीयत ना हो जाए। इसी वजह से ट्रंप जंग तो चाहते हैं लेकिन वो भी ईरान की तरीके से लड़ना चाहते हैं। वो एक सुपर पावर वाला रुतबा नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि उस रुतबे को ईरान ने चूर चूर कर दिया है और अमेरिका के अंदर डर बिठा दिया है। वहीं अमेरिका और ईरान की जंग के बीच एक ऐसी खबर आई जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से गिरते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में एक सर्वे कराया गया। अमेरिकी जनता की राय मीडिया के सर्वे में सामने आई। ज्यादातर लोगों ने माना कि ट्रंप की ईरान के प्रति नीतियां उतनी कामयाब नहीं रही हैं जितनी उम्मीद की जा रही थी। इस सर्वे में क्या बातें निकलकर सामने आई है, ईरान को लेकर अमेरिकन की क्या राय है, खबरें तो मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, लेकिन अमेरिकी क्या सोचते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN ने सर्वे किया। 50% लोगों ने कहा ट्रंप का ईरान पर दबाव बनाना बेकार हो गया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं करवा पाएंगे ट्रंप, ये अमेरिकी कह रहे हैं। 22% लोगों ने माना कि US आर्मी खत्म करेगी ईरान का परमाणु प्रोग्राम। 52% लोगों ने कहा कि जंग का हर हाल में खत्म होना जरूरी है। ऐसे एक वॉशिंगटन पोस्ट ABC ने सर्वे कराया जिसमें 69% लोगों ने माना कि वो समझौते से कभी भी ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकेगा। इन लोगों का मानना है कि ईरान झुकेगा नहीं और अपना परमाणु प्रोग्राम चलाता रहेगा। 2/3 लोगों ने माना कि ईरान में कामयाब नहीं होगा अमेरिका। इसी तरह ABC का सर्वे क्या कहता है? ABC का सर्वे अमेरिका में यह कहता है, जिसमें 60% लोग ये मानते हैं कि जंग से अमेरिकियों के खिलाफ आतंकवाद का खतरा बढ़ जाएगा। 49% लोगों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में स्थिति और ज्यादा विकराल हो सकती है। ऐसे ही CNN ने एक सर्वे कराया, उसमें कहा गया कि 59% लोगों ने ईरान को लेकर ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए। लोगों ने माना कि ईरान पर सही फैसला नहीं ले पाए डोनाल्ड ट्रंप, और 22% लोगों ने ट्रंप के फैसले सही होने का दावा किया। यानी मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर जो बात मैं आपको डे 1 से कह रहा हूं कि अमेरिका यहां पस्त हो चुका है, उस बात पर अब वहां की मीडिया और वहां के लोग भी मुहर लगा रहे हैं और वो ईरान का लोहा मान रहे हैं।
अमेरिकन को लग रहा है कि ईरान ने वो मजा चखाया है डोनाल्ड ट्रंप को जिसकी उम्मीद शायद ना तो अमेरिकन को थी और ना ही वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को थी। दूसरी ओर अमेरिकी ट्रंप को घेर रहे हैं। ईरानी जंग की वजह से अमेरिका समेत पूरे विश्व को परेशानी हुई है। अमेरिका को अरबों का नुकसान हुआ है। अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, दुनिया तबाही के कगार पर, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और अमेरिका पर अतिरिक्त व्यय बोझ भी बढ़ रहा है, फाइनेंशियल प्रेशर आ रहा है। खबरों की माने तो ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष में अमेरिका को कुल लगभग 24,000 करोड़ रुपए यानी कि $3 बिलियन का आर्थिक और सैन्य नुकसान हुआ है। ओवरऑल देख ले तो ये खर्च को अगर देख ले, नुकसान को छोड़ दीजिए आप, पूरे खर्च पर अगर आप जाएंगे तो लगभग $30 बिलियन का यह आंकड़ा है, जिसमें नुकसान और खर्च दोनों शामिल हैं। यानी ईरानी जंग की वजह से अमेरिका में महंगाई है, ऊर्जा ईंधन की कीमतों में भारी उछाल है और खबर है कि क्रूड ऑयल $100 पर बैरल के पार चला गया है। अमेरिका के भीतर घरेलू गैस, पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जिसने आम नागरिकों के बजट को सीधा नुकसान पहुंचाया है। कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की लागत बढ़ने से अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में 3.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पिछले 2 वर्षों में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट्स की माने तो आम अमेरिकी परिवारों को बिजली, ईंधन और दैनिक वस्तुओं के लिए अब पहले से लगभग दोगुना खर्च करना पड़ रहा है, जिससे अमेरिकन में इस वक्त बहुत गुस्सा है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। इस आर्थिक और महंगाई के दबाव की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घरेलू लोकप्रियता रसातल में चली गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक सर्वे बताता है कि 63% अमेरिकी नागरिक इस युद्ध नीति और महंगाई से बेहद नाराज दिख रहे हैं, बेहद गुस्से में दिख रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान की जंग में फंसा अमेरिका न तो अच्छे से जंग लड़ पा रहा है और न ही वहां से निकलने की स्थिति में। 44 विमानों का भारी भरकम नुकसान, बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च, पूरी दुनिया का उठता विश्वास और डोनाल्ड ट्रंप की गिरती साख, सब एक ही तरफ इशारा कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का बंटाधार कर दिया है और अमेरिकी ख्याति को मिट्टी में मिला दिया है। देखना होगा कि अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर करेगा या फिर अमेरिका 2 टारगेट तो जरूर अचीव करेगा। अगर सरेंडर नहीं करता है तो पहला टारगेट एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करेगा, दूसरा टारगेट होर्मुज को खुलाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी टारगेट अचीव नहीं होता है तो फिर अमेरिका की हार तय मानी जाएगी। अमेरिका जंग में सब कुछ लुटाकर घर वापस आएगा। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका और ईरान में खबर थी कि शांति हो जाएगी, लेकिन हमने आपको रोज बताया कि सीजफायर अब चंद घंटों का मेहमान है। बात बनती भी है तो डोनाल्ड ट्रंप उसे धमकी देकर खराब कर देते हैं और हुआ भी यही। शांति की बातचीत के बीच अमेरिका ने फिर से ईरान पर बड़ा अटैक कर दिया और ईरान इस बार बिल्कुल प्रिपेयर्ड था, तैयार था। ये जो ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीर उन हमलों की तस्वीर है जहां पर ईरान में अमेरिका ने बंदर अब्बास और होर्मुज के आसपास के इलाके में बड़ा हमला किया है। जरा फुल स्क्रीन आप तस्वीर देखिए। रात में इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरे इलाके में उजाला हो गया, ऐसा लगा सूर्योदय हो रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, ये बंदर अब्बास और होर्मुज के आसपास के इलाकों में अमेरिकी अटैक की तस्वीरें हैं। ईरान के अंदर चीख पुकार मची क्योंकि 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने ईरान पर 2 बार हमला किया। और यह भी मैंने आपको बताया था कि पिछले 2 बार में इस बात की गवाही मिलती है कि जब जब बातचीत की टेबल सजाई गई, अमेरिका ईरान बातचीत की टेबल पर बैठे, तब तब अटैक हुआ और इस बार भी अटैक होगा। और पिछले 48 घंटे में हमारी इस खबर पर मुहर लगी। 48 घंटे में ईरान के खिलाफ दक्षिणी क्षेत्र और होर्मुज के पास 2 बार हवाई हमले किए गए। पहला हमला
सोमवार को अमेरिकी सेंटकॉम ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स और ईरानी नौसेना की उन नावों को निशाना बनाते हुए किया जिन पर समुद्र में माइंस बिछाने के आरोप लगे थे। दूसरा हमला आज ही हुआ है। ताजा कार्रवाई में अमेरिकी बलों ने होर्मुज के पास बंदर अब्बास और ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इस दौरान कई धमाके सुने गए और ईरान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम फिर से सक्रिय करना पड़ा। लेकिन जो जवाब इस बार गया है ईरान की तरफ से, शायद वो एंटिसिपेट नहीं कर रहा था अमेरिका, और ईरान का ये बदला अप्रत्याशित था। अमेरिका कह रहा है कि रक्षात्मक कार्रवाई उसके सैनिकों और समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए है, जबकि ईरान ने हमलों की कड़ी निंदा की और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की शुरुआत कर दी और मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बनाया, जिससे अमेरिका बौखलाया हुआ है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि यह युद्ध विराम का उल्लंघन है और किसी भी आक्रामक कार्रवाई के लिए अब करारा जवाब दिया जाएगा हर बार। तो अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया तो ईरान ने भी मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। आईआरजीसी ने हमले का बदला लिया और कुवैत में स्थित अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया। और जो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं वो तस्वीर है जब ईरान ने कुवैत में स्थित अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। इस धमाके की आवाज से अमेरिकी बेस में हड़कंप मच गया। खबर है कि ईरान ने मिसाइल और सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिससे अमेरिकी बेस को काफी नुकसान हुआ है और सैनिक बेस छोड़कर बंकर में जाने को मजबूर हो गए। आईआरजीसी ने कहा है कि अमेरिका अगर आक्रामकता करेगा तो उसके खिलाफ डबल ताकत से उसको जवाब दिया जाएगा। यानी अमेरिका और ईरान में अब सीज फायर का मसला खत्म हो चुका है। दुनिया यह मान रही थी कि डील हो जाएगी, होर्मुज खुल जाएगा, लेकिन यहां अटैक शुरू हो गया और असली गदर अभी बाकी है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया तो कुवैत ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। कुवैत ने बयान जारी किया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। उर्दू में लिखा गया यह बयान, जिसमें कुवैत ने कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को नाकाम किया है। चलिए जानते हैं कि अमेरिका बार बार बंदर अब्बास पर हमला क्यों कर रहा है। बंदर अब्बास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ईरान के लिए? बंदर अब्बास ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित है। होर्मुज के मुहाने पर होने की वजह से यह बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी अहम है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है और बंदर अब्बास से ही आईआरजीसी जहाजों को मॉनिटर करता है। ईरान के व्यापारिक जहाजों का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। नौसैनिक ठिकाने और आईआरजीसी की समुद्री इकाइयां बंदर अब्बास पर ही मौजूद रहती हैं। इसके पास स्थित शाहिद राजाई बंदरगाह ईरान का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट और ईरान के व्यापार और ऊर्जा निर्यात में बड़ी भूमिका निभाता है। ईरान के नौसैनिक और मिसाइल ढांचे के कारण संवेदनशील क्षेत्र बंदर अब्बास की स्थिति आर्थिक और जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सैन्य तनाव या हमला अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों को प्रभावित करता है, वैश्विक तेल बाजार में भारी उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। बंदर अब्बास के पास मिसाइल भंडार और आईआरजीसी का अन्य सैन्य कमांड भी है। इसलिए बंदर अब्बास को बार बार अमेरिका अटैक करता है, जिससे होर्मुज पर वो ईरान की स्थिति कमजोर कर सके। लेकिन होर्मुज पर ईरान को कमजोर इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि होर्मुज में ईरान का त्रिकाल तैनात है और इसके अलावा सी माइंस भी तैनात हैं, जिसके बारे में मैंने आपको इस शो के पहले ही जानकारी दी। अब जहां ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला किया, उस बेस के बारे में भी जान लीजिए। कुवैत में अमेरिकी बेस अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान की ओर से मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों की वजह से बेस पर तैनात कई अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान होने की खबर है। और जैसे ही हमले के बारे में उस बेस पर पता चला, बेस में तमाम सैनिकों को अंदर बंकर में छिपने को कहा गया, जिसके बाद इस हमले के बाद पूरे इलाके में, खास करके मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव की स्थिति हो गई है। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल अटैक से अमेरिकी संपत्तियों जैसे कि हैंगर, ईंधन डिपो, संचार सुविधाओं को काफी नुकसान हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी जानकारी मिली है कि इन हमलों से लाखों डॉलर के उपकरण, ईंधन और कुछ विदेशी विमान भी नष्ट हुए हैं। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस को ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण हाल ही में कई बार हमलों का सामना करना पड़ा है, जिससे अमेरिकी बेस को काफी नुकसान हुआ है। अब जान लेते हैं नुकसान क्या क्या हुआ है। आइए देखते हैं। फरवरी में जंग की शुरुआत हुई तो चूंकि ईरान के पास इतनी लंबी रेंज की मिसाइल नहीं है, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, तो ईरान ने
मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाना शुरू किया। फरवरी की जंग में ईरान ने अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया। हाल में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। कुवैत ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया। बेस पर पेट्रियट मिसाइलों को तैनात किया गया। मिडिल ईस्ट में सैन्य अभियान के लिए यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिकी वायुसेना और मरीन कॉर्प्स की यूनिट यहां पर रहते हैं। यूएस ने इस बेस के जरिए कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इटली की वायुसेना भी इस बेस का इस्तेमाल करती है। भौगोलिक लिहाज से भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कुवैत के अल जहरा क्षेत्र के पश्चिम में है। इराकी सीमा से 15 मील यानी 23 किलोमीटर की दूरी पर यह हवाई अड्डा कुवैत सरकार के स्वामित्व में है। और कुवैत चूंकि अमेरिका के करीबी है तो ईरान अमेरिका का बदला कुवैत से लेता है। इसलिए अमेरिकी बेस पर बड़े हमले हुए हैं। इस बात का पता जैसे ही ईरान को चला, ईरान ने फौरन पलटवार किया कि अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, अमेरिका और ईरान में सीजफायर खत्म हो चुका और दोनों ओर से हमले जारी हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि दोनों ओर से हमले की नौबत क्यों आई, क्योंकि अमेरिका और ईरान में हाल ही में डील की बात हो रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए अचानक? तो क्या मीडिएशन को खत्म माना जाए? चलिए जान लेते हैं कि हमला क्यों जरूरी हुआ। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान हुआ। उसके बाद से डील की बात की जा रही थी। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत भी चल रही थी। इसी हफ्ते फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए दोनों देश कुवैत में भी बैठे थे। ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा, यूरेनियम हाल में चाहिए। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को दे, नहीं तो हमले के लिए तैयार है। ईरान ने मना कर दिया। इसकी वजह से अमेरिका गुस्से में आ गया और अमेरिका को लगा कि अब यह डील नहीं हो सकती है। और उसके बाद अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला शुरू कर दिया। बंदर अब्बास के पास 4 ड्रोन और एक ठिकाने को ध्वस्त किया गया। ईरान इस हमले से तिलमिलाकर पलटवार करने की स्थिति में आया और कुवैत को निशाने पर ले लिया। ईरान के हमले में अमेरिकी बेस को काफी नुकसान की खबर है। होर्मुज में अमेरिकी कमर्शियल जहाज पर ईरान ने 4 ड्रोन दागे। मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है? अमेरिका ने हमला कर ईरान को डराने की कोशिश की तो ईरान ने डील नहीं किया तो हमला संभव है और विध्वंस भी संभव है। तो ईरान ने कहा कि आप हमला करते रहिए, ईरान डरने वाला नहीं है, बल्कि पलटवार करेगा और सीजफायर खत्म हो जाएगा। जंग की आग भड़केगी। मिडिल ईस्ट में फिर से महायुद्ध की स्थिति बन सकती है। जाहिर है यह हमला जंग के दूसरे फेज का एक महज छोटा सा ट्रेलर है। अमेरिकी बेस पर हमले के बाद अमेरिका और ट्रंप शांत नहीं बैठेंगे। वो पलटवार जरूर करेंगे और पलटवार करेंगे तो ईरान भी मानने को तैयार नहीं। ईरान के मिसाइल सिस्टम पर हमले का मतलब साफ है कि IRGC बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिका के किसी भी मिस एडवेंचर को। और अब फिर से ईरान ने होर्मुज को बंद किया हुआ है। जो अब तक खुलने के संकेत मिल रहे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि हम फिर से युद्ध में जा रहे हैं। आप सुनिए अमेरिकी रक्षा मंत्री का यह बयान। We're going to war with the cartels through the America's Counter Cartel Coalition. Venezuela is a big part of securing our energy future and defending the home. We're going to war with the cartels through the America's Counter Cartel Coalition. Venezuela is a big part of securing our energy future and defending the homeland. And then तो पीट हेग्सेथ ये कह रहे हैं कि अमेरिका जंग लड़ने जा रहा है। और इसमें आपने ध्यान दिया होगा वो प्रॉक्सीज की बात भी कर रहे हैं, यानी इस जंग में इजराइल भी आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कोशिश कर रहे हैं कि डील कर ली जाए। हालांकि इस दौरान ट्रंप ने ईरान को धमकाया भी। चलिए आपको डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सुनाते हैं। Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go. कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका ईरान जंग का अंत नजर नहीं आ रहा है।
ईरान जंग का वही हाल होने वाला है जो इराक अफगानिस्तान में हुआ, बड़ा सवाल है। लेकिन युद्ध लंबा चलेगा और लोग परेशान रहेंगे, क्योंकि जंग को 90 दिन हो चुके हैं, यानी कि 3 महीने का वक्त जा चुका है। कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। इसमें एक थ्योरी मुझे और नजर आ रही है, पर्सनली मैं आपसे जल्दी से शेयर कर देना चाहता हूं, उसके बाद अगली खबर की तरफ चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में खात्मे की ओर जाएंगे, लेकिन वो मिड टर्म इलेक्शन से पहले जाएंगे, जिससे कि वो लोगों को दिखा सकें कि वो जंग जीत चुके हैं और पूरी दुनिया को रिलीफ दे चुके हैं। वो होर्मुज खुलवा चुके हैं और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को भी हासिल कर चुके हैं। और ये सब कुछ होगा तकरीबन सितंबर में के आसपास, यानी कि सितंबर तक अभी कुछ ऐसी स्थिति चल सकती है जो आकलन मैं फिलहाल देख पा रहा हूं, जो सर्कमस्टांसेस नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान जंग में पूरी दुनिया ने ईरान की ताकत देखी। जिस जंग के बारे में अमेरिका 3 हफ्ते की बात कर रहा था, वो जंग 3 महीने की हो चुकी है, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई है। ना ईरान घुटने टेकने को तैयार है, सरेंडर करने को तैयार है, और ना ही अमेरिका यहां से वापस जाने को तैयार है। अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इतिहास को पढ़ लेते तो शायद ये गलती नहीं करते जो पहले के विजेता करते आए, और वो विजेता जो विश्व विजेता थे। चाहे उसमें आप चंगेज खान का नाम डाल दीजिए, चाहे आप उसमें सिकंदर का नाम डाल दीजिए। पर्शिया वो इलाका रहा जहां हर विजेता हारा है, जहां विजेताओं का कब्रिस्तान बना ईरान का इतिहास। सोचिए, जब विश्व विजेता सिकंदर और चंगेज खान ईरान को नहीं संभाल पाए, तो फिर ट्रंप की क्या बिसात है कि वो ईरान को संभाल लेंगे। इस कहानी को थोड़ा डिटेल से सुनते हैं। दुनिया के नक्शे पर ईरान एक ऐसी जगह है जहां उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में होर्मुज है, पूर्व में अफगानिस्तान पाकिस्तान के पहाड़ हैं, पश्चिम में इराक का दलदल है, बीच में जागरूस पर्वत श्रृंखला है, काविर नाम का एक रेगिस्तान है, और लूट का महारेगिस्तान है। यह भूगोल किसी भी आक्रमणकारी को पहले थकाता है, फिर तोड़ता है, फिर चूर चूर करता है, फिर हारने पर मजबूर करता है। इतिहास को देखेंगे तो ईरान को जीतना लगभग नामुमकिन है, और अगर जीत भी गए तो जीत को मेंटेन करना वो तो असंभव है। और यही वो सबक है जो चंगेज खान से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक हर किसी ने ईरान में घुसने के बाद सीखा, लेकिन शायद वो ये समझने में देर कर गए। चलिए पूरी कहानी आपको थोड़ी ग्राफिक से समझाते हैं, फिर इसके बारे में विस्तार से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात, अगर आप ताकत के लिहाज से करेंगे तो सिकंदर को कौन नहीं जानता, उसकी ताकत के बारे में किसने नहीं पढ़ा है। महान सिकंदर। ईरान तो जीत गया, लेकिन ईरान ने सिकंदर को ही बदल दिया। चंगेज खान तलवारों से शहर मिटाता था, लेकिन ईरान की आत्मा को नहीं तोड़ पाया। तैमूर लंग, जितना कुचला गया ईरान उतना ही ताकतवर होकर उठा। ब्रिटेन यहां पहुंचा, तेल लूटा, सत्ता चलाई, लेकिन आखिरकार क्रांति में बह गया। रशिया पहुंचा, ईरान को बांटने निकला, लेकिन इतिहास के झरोखों में अगर आप देखेंगे तो रूस खुद बंट गया। अमेरिका, पिछले 50 सालों से अमेरिका रणनीति बनाता रहा, लेकिन हर बार ईरान ने बाजी पलट दी। होर्मुज दुनिया की आर्थिक लाइफलाइन, लेकिन आज भी तेहरान के कंट्रोल में। सिकंदर के बाद चंगेज खान और मंगोल 1219 से 1258 तक ईरान में घुसे। कहते हैं चंगेज खान 1219 में ईरान में घुसा, ख्वारेज़्म साम्राज्य को रौंद दिया। तब के फारस में मर्व, निशापुर, हेरात शहर के शहर मिट्टी में मिला दिए गए। इतिहासकारों का मानना है कि मंगोलों ने ईरान की 75% आबादी को मार डाला या तो भगा दिया। यह मानव इतिहास का, फिर से बता रहा हूं आपको, यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। 1258 में चंगेज के पोते हुलागू खान ने बगदाद तबाह कर दिया, अब्बासी खलीफत को खत्म किया। यहां लग रहा था कि ईरान और मिडिल ईस्ट का अस्तित्व अब खत्म होने वाला है, लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। मंगोल ईरान पर राज करने की कोशिश में खुद ईरानी हो गए,
हुलागू के वारिसों ने इल्खानी राजवंश बनाया, धीरे धीरे इस्लाम कबूल किया और फिर फारसी भाषा भी अपनाई और इसके बाद ईरानी दरबारी रीति रिवाज भी अपना लिए। 100 साल के अंदर मंगोल विजेता ईरानी संस्कृति में घुल मिल चुके थे और ईरान एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। फिर 1335 में इल्खानी साम्राज्य बिखर गया और फिर से ईरान वापस ईरानी हाथों में आ गया। होर्मुज की बात करें तो 1262 में हुलागू ने होर्मुज को कंट्रोल करने की कोशिश की। होर्मुज के स्थानीय शासकों ने मंगोलों को कर यानी कि टैक्स देना स्वीकार किया, लेकिन असली नियंत्रण कभी नहीं छोड़ा। समुद्री व्यापार, नाविज्ञान और स्थानीय राजनीति सब कुछ ईरानियों के कंट्रोल में रहा। सिकंदर और चंगेज खान के बाद तैमूर लंग भी आया। तैमूर ने ईरान पर 4 बार हमला किया। इस्फहान में 70,000 लोगों की खोपड़ियों से मीनार बना दी। शिराज, तबरीज, यज्द सब लूट लिए, लेकिन तैमूर भी ईरान को कैद करके नहीं रख पाया। जैसे ही वो पूर्व की तरफ मुड़ा, ईरान में विद्रोह शुरू हुआ। उसके बेटे और पोते सफाविद राजवंश का सामना नहीं कर सके। 1501 में सफाविद साम्राज्य उठा और ईरान ने शिया इस्लाम को राजकीय धर्म घोषित कर दिया और ये एक ऐसी पहचान थी जो आज तक जिंदा है। इन सब के बाद 19वीं सदी में ईरान 2 साम्राज्यों की ग्रेट गेम का मैदान बना। उत्तर से रूस घुसा और दक्षिण से ब्रिटेन घुस गया और सब अपना अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करने लगे। 1907 में दोनों ने एंग्लो रशियन कन्वेंशन में ईरान को बाकायदा 2 हिस्सों में फाड़ दिया, वो भी बिना ईरान की सरकार से पूछे। अंग्रेजों ने 1908 में तेल खोजा, एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बनी जो बाद में BP बनी। दशकों तक ईरान का तेल लूटा गया और ईरान को इसका मामूली हिस्सा दिया गया। 1951 में प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादेग ने तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे ब्रिटेन तिलमिला गया और 1953 में CIA और MI6 ने मिलकर ऑपरेशन अजैक्स चलाया। मुसादेग की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया और तब एंट्री होती है अमेरिकी और ब्रिटेन समर्थित सरकार की, शाह रजा पहलवी की सरकार, जिनको गद्दी पर बिठाया गया। ये 1979 तक चलते रहे, लेकिन फिर ईरान को जकड़ा नहीं जा सकता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो 1979 में इस्लामिक क्रांति हो गई। रजा पहलवी को भागना पड़ा। अमेरिकी दूतावास में 52 अमेरिकियों को 444 दिन तक बंधक बनाकर ईरान ने रखा। ब्रिटेन और अमेरिका की सांसें फूलने लगी। वो थक चुके थे, उनकी सारी चालें धूल में मिल चुकी थी। फिर 1953 में ईरान में तख्ता पलट तो हुआ, लेकिन 1979 की क्रांति में सब खत्म हो गया और तब उदय हुआ इस्लामिक रिजीम का और उसको सिक्योर करने के लिए बनाया गया IRGC, इस्लामिक रिजीम गार्ड फोर्स। 1980 से 1988 के दरमियान इराक ईरान में युद्ध हुआ। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हथियार दिए, यहां तक कि रासायनिक हथियार तक दे दिए। इस युद्ध में ईरान के 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। युद्ध बराबरी पर खत्म हुआ, ईरान झुका नहीं। साल 1988 में USS विसेंस कांड हुआ। अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज में ईरान एयर की नागरिक उड़ान 655 को मार गिराया, जिसमें 290 यात्री मारे गए, आम नागरिक, निर्दोष। जो अमेरिका आज इंटरनेशनल कानून की बात कर रहा है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। इसके लिए अमेरिका ने माफी तक नहीं मांगी और यही गुस्सा पीढ़ियों तक ईरान के जहन में जिंदा रहा। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। अमेरिका ने सोचा ईरान घबरा जाएगा, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा गेम हुआ। मामला उलट गया। इराक में ईरान समर्थक शिया सत्ता में आ गए। ईरान का प्रभाव पूरे क्षेत्र में बढ़ गया। लेकिन 2003 के इराक अटैक से IRGC ने सोचा और सबक लेते हुए कि आज अमेरिका इराक तक आया है, वो आगे चलकर ईरान तक भी आएगा। और तभी 2003 की लड़ाई से सबक लेते हुए मोज़ैक डॉक्ट्रिन बनाया गया कि अगर भविष्य में सद्दाम हुसैन की तरह हमारे किसी लीडर को अमेरिका कैप्चर करता है, तो ईरान में जो सरकार होगी उसके पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, उसको मोज़ैक्स में बांट दिया जाएगा। 31 कमांड सेंटर बनाए गए जिसमें पूरे ईरान का कंट्रोल होगा। और उसी मोज़ैक डॉक्ट्रिन और एसिमेट्रिक वॉरफेयर के आगे आज अमेरिका घुटने टेक रहा है। हालांकि 2015 में उसके बाद JCPOA परमाणु समझौता हुआ, वो बराक ओबामा रिजीम में हुआ था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप आज भी पानी पी पी कर गाली देते हैं, क्योंकि ओबामा ने ईरान के साथ समझौता कर लिया था। और जैसे ही 2017 में ट्रंप की सरकार बनी, डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में
ईरान के साथ यह समझौता तोड़ दिया। इसके बाद ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज कर दिया। उधर 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई, जिसे अमेरिका ने अंजाम दिया। ट्रंप ने ड्रोन हमले में IRGC के चीफ कासिम सुलेमानी को मारा। ईरान ने ईरान ने इराक में अमेरिकी अड्डों पर इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम को लेकर फरवरी 2026 में अमेरिका इजराइल की जो लड़ाई है ये आपके सामने है। इसमें खामनेई को मार दिया गया, परमाणु ठिकाने तबाह किए गए, लेकिन हुआ फिर वही। ईरान एक बार फिर से अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आया। ईरान फिर उठ खड़ा हुआ, होर्मुज को बंद कर दिया गया और अमेरिका नेवल ब्लॉकेड लेकर गल्फ ऑफ ओमान पर बैठ गया। यानी 800 साल से इतिहास ईरान में खुद को दोहराता रहा, या उससे पहले से भी अगर कहें, लेकिन ईरान ने कभी भी सरेंडर नहीं किया किसी भी ताकत के आगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना रही हो, चाहे वो सिकंदर रहा हो, चाहे वो चंगेज खान रहे हो, चाहे कोई भी रहा, और चाहे आज की तारीख में अमेरिका ही क्यों ना। डच आए, रशियन आए, अंग्रेज आए, मंगोल आए, सबको जाना पड़ा या तो ईरान का होना पड़ा, लेकिन ईरान आज भी वहीं टिका हुआ है। और इसलिए कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास को अच्छे से देखा होता तो शायद जल्दबाजी में ईरान की तरफ नहीं जाते। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।